I am Sahrish Akram from the Super Hooper Academy. Today's topic of physical chemistry is about the depression of freezing point. Before starting about the depression of freezing point, we start from the concept of the freezing point. Freezing point is actually the point at which the rate of solid melting is equal to the rate at which the liquid freeze. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं या इस पॉइंट को जहाँ पर सॉलिड मेल्टिंग का रेट और लिक्विड फ्रीजिंग का रेट इक्वल हो जाए उससे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और जब ये दोनों रेट इक्वल होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। और इक्विलिब्रियम किसके दरमियान अचीव हुआ है? सॉलिड एंड लिक्विड के दरमियान। किस चीज़ का सॉलिड? किसी भी सॉल्वेंट का, ठीक है, उसी का ही सॉलिड और उसी की लिक्विड फॉर्म। अगर हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करें ग्राफिकली तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। अगर हम एग्जांपल लेकर चलते हैं वाटर की सॉलिड फॉर्म जो है आइस है, ठीक है। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो टेम्परेचर लिया। तो जिस वक्त हमने आइस ली, फर्स्ट करो आइस का जो टेम्परेचर था वो -10 सेल्सियस था। उसने हीट को एब्जॉर्ब किया। हीट को एब्जॉर्ब करने के नतीजे में पॉइंट रीच हुआ जो कि एक्चुअली 0 सेल्सियस था। और आपको पता होना चाहिए कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 सेल्सियस है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के इट इज़ एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट इज एक्चुअली द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन द सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। सो यहाँ ग्राफ में अगर आप देखो तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हमने फ्रीजिंग पॉइंट बोला है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करेंगे। किसी भी सॉल्वेंट के सॉलिड फॉर्म भी और लिक्विड फॉर्म दोनों एग्जिस्ट करेगी या इनके दरमियान इक्विलिब्रियम अचीव करेगा ये वाला जो रिएक्शन है। और इससे जैसे ही आगे आप मूव करोगे तो इससे पीछे आओगे तो सॉलिड फॉर्म, और इसी पॉइंट से आगे चलोगे तो सॉलिड की जगह लिक्विड फॉर्म जो है वो बढ़ती चली जाएगी। मींस के वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में इंक्रीज होता चला जाएगा और आइस मेल्ट होती चली जाएगी। तो इस ग्राफ से हमें फ्रीजिंग पॉइंट के मुतालिक पता चल गया कि इट इज़ एक्चुअली द इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। तो अब हम चलते हैं डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मीन्स लोवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? सॉल्यूशन का, ठीक है। इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट या लोवरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन किसके मुकाबले में लोवरिंग हो रही है एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट, कि उसी सॉल्यूशन का जो प्योर सॉल्वेंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे इस सॉल्यूशन को। अब लोवरिंग या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैसे होता है, क्या कंसेप्ट है इसके बिहाइंड, तो उस चीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। हाउ द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। और दूसरी चीज़ ये कि वाई इट इज़ कॉल्ड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वी कैन से दैट द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट इज वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देन वाई इट इज़ कॉल्ड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, so we can discuss it here। तो किस तरीके से हाउ द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन सॉल्यूशन अकर्स। तो सॉल्यूशन हमें पता है, सॉल्यूशन जो है उसके अंदर सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है? अगर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो कि सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट की एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ सोल्यूट के लिए जो हम यहाँ सोल्यूट इस्तेमाल करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि वो 2 कंडीशन को फुलफ़िल करता हो। और वो 2 कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट वन है कि वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन उसकी कोई ना हो। सॉल्यूशन के जितने भी वेपर्स होंगे उनके अंदर कोई भी सोल्यूट का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉट कंट्रीब्यूट इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब जब वो वेपर में नहीं है, मीन्स कि कोई वेपर प्रेशर में उसका पार्टिसिपेशन नहीं है, देन इसका मतलब क्या है कि वो रिमेन सस्पेंडेड होना चाहिए इन द सॉल्यूशन के अंदर, कि वो सॉल्यूशन के अंदर ही सस्पेंड रहेगा।
तो ये दोनों कंडीशन सोल्यूट फुलफिल करता हो, देन हम इस तरीके के सोल्यूट से सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन बनाने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमने सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट जो था उसके अंदर सोल्यूट की एडिशन की, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो ज़रूर फ्रीजिंग पॉइंट भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। अब ये हुआ कि एक्चुअली जैसे ही आपने सोल्यूट को डाला सॉल्वेंट के अंदर, तो फर्ज करो एक कंटेनर के अंदर जिसके अंदर प्योर सॉल्वेंट मौजूद था, ठीक है, सॉल्वेंट के सिर्फ मॉलिक्यूल्स थे, तो जैसे ही आपने इसके अंदर सोल्यूट को डाला तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में सोल्यूट के भी कुछ पार्टिकल्स आ गए। जब सोल्यूट के कुछ पार्टिकल्स आ गए तो हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू द एडिशन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए। अब दूर होने के नतीजे में कि जब वो एक दूसरे से दूर हो गए तो इंट्रैक्शन जो उनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर इंट्रैक्शंस थी वो वीक हुई। जब वो वीक हुई तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो लिक्विड के मुकाबले में सॉलिड में इंटरमोलिक्यूलर इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो यहाँ अगर हमें उन इंट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है तो टेम्परेचर को मज़ीद लोअर लेकर जाना होगा, कि जैसे हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो गए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। तो अब उसी जो ये सॉल्यूशन बन गया है, इस सॉल्यूशन को फ्रीज करना है तो आपको टेम्परेचर को लोअर लेके जाना होगा ताकि इक्विलिब्रियम को री इस्टेब्लिश किया जा सके, ठीक है। और इसी चीज़ को हमने बोला कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। डायग्राम की मदद से भी इसको समझाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ हमने लिया है प्योर सॉल्वेंट जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, ठीक है, जिसमें जो है मेल्टिंग का प्रोसेस और फ्रीजिंग का प्रोसेस इक्वल था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। जैसे ही आपने सोल्यूट को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, मेल्टिंग प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू फ्रीजिंग प्रोसेस। तो अगर आपने मेल्टिंग प्रोसेस को भी इक्विलिब्रियम को री इस्टेब्लिश करना है तो आपको टेम्परेचर को कम करना होगा ताकि मेल्टिंग प्रोसेस भी कम हो जाए या इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इक्विलिब्रियम री इस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे कि हमने पीछे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस किया, तो इसी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के कंसेप्ट को इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर एक्सप्लेन करें तो हमें पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। तो चूँकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, मीन्स कि हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं इन अ सॉल्यूशन, तो हमने वेपर प्रेशर भी पढ़ा है पीछे। वेपर प्रेशर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डालते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। और वो वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट मौजूद था। पहले सॉल्वेंट के अंदर जब सोल्यूट को डाला तो सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी है या अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो गई। जब उनकी अमाउंट डिक्रीज़ हो गई तो वेपर्स का जो प्रेशर है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होने से फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होगा। इसी चीज़ को ग्राफिकली एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर को लिया है और वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर को लिया। तो यहाँ जो ब्लैक लाइन दिखाई गई है फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, ये है प्योर सॉल्वेंट की। ए टू बी, बी टू सी, ये है प्योर सॉल्वेंट, जिसमें ए टू बी जो है वो सॉलिड सॉल्वेंट है, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट है। जब बी टू सी जाते हैं तो यहाँ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट को शो कर रही है ये वाली कर्व। बिल्कुल इसी तरह यहाँ जो, और ये जो बी पॉइंट होगा, जैसे यहाँ बताया गया है, जो कर्व ए बी है वो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट की है, ए बी। और चूंकि हम वेपर प्रेशर के अलोंग है, मीन्स के ए बी जो कर्व है वो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की है, जबकि कर्व बी सी जो है वो प्योर लिक्विड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की है, ठीक है। और जब ये जो दो कर्व्स हैं ये एट अ पॉइंट बी पर मीट जो कर रही हैं, ठीक है, पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स के इट इज़ द पॉइंट वेयर देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड सॉल्वेंट एंड द लिक्विड सॉल्वेंट, एंड
this temperature and this freezing point temperature is denoted by the symbol T. Similarly, यहाँ जो ब्लू लाइन या ब्लू कर्व जो शो की गई है जो कि AD है और सॉरी जो ब्लू कर्व है वो है DE, ठीक है, और DE सॉलिड कर्व से कहाँ मीट कर रही है? एट अ पॉइंट D, मीन्स के AD जो है वो है सॉलिड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर और DE जो है वो है लिक्विड सॉल्यूशन वेपर प्रेशर. At a point D, there is an equilibrium between the vapor pressure of the solid solution and the liquid solution, and this temperature or the freezing point is denoted by the Ts. अगर यहीं आप देखो तो जो प्योर सॉल्वेंट था इसका वेपर प्रेशर ग्रेटर है एज कंपेयर टू जो कि सॉल्यूशन है उसके वेपर प्रेशर से, ठीक है. और अगर हम यहाँ से देखें तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया है, तो हम बोल सकते हैं अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ से डिनोट करें, देन वी विल गेट टी माइनस टी एस. टी इज द freezing point of the pure solvent minus freezing point of the solution. तो हमारे पास डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा. सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि वाई द डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज सेड टू बी द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो डेल टी एफ विच इज एक्चुअली द डिप्रेशन या चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट when we compare the freezing point of the pure solvent and the solution, as we discussed it earlier, and now we explain its relation with the colligative property. Del Tf is directly proportional to m. Here m is the molality of the solution. अब molality होती क्या? number of the moles of the solute divided by mass of the solvent in kilogram, ठीक है. तो उस चीज़ को हम मोलैलिटी कहते हैं. मोलैलिटी एक्चुअली बता रही होती है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट के मुतालिक. तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि जो कोलिगेटिव जो डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट या नंबर ऑफ द ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर आप डेफिनेशन को रिवाइज करो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि नेचर ऑफ द सोल्यूट पे नहीं बल्कि नंबर ऑफ द या अमाउंट ऑफ द सोल्यूट पे डिपेंड करती है. नंबर ऑफ द पार्टिकल्स या अमाउंट ऑफ द सोल्यूट पर डिपेंड करती है, तो उनको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी नेचर ऑफ द सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करता बल्कि किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ द सोल्यूट पर. कि इसी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करो हमारे पास अगर हम सॉल्वेंट जो है वो वाटर को कंसीडर करते हैं कि हमारे पास वाटर का सॉल्वेंट मौजूद है और उस वाटर के अंदर हमने एडिशन की है 0.20 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl. मीन्स कि हमने वाटर का सॉल्यूशन बनाया NaCl के साथ. सोल्यूट कौन सा इस्तेमाल किया? NaCl. और वो सॉल्यूशन कितने मोलल सॉल्यूशन था? 0.20. तो चाहे आप सॉल्यूशन NaCl के साथ बनाओ या आप मोलैलिटी वही रखो सॉल्यूशन की बट HCl के साथ, तो चाहे वो NaCl का सॉल्यूशन हो वाटर के साथ या HCl का हो, तो दोनों का फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सेम ही होगा. क्योंकि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ द या अमाउंट ऑफ द सोल्यूट पर, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट पर. तो यहाँ नेचर डिफरेंट है बट अमाउंट जो है वो सोल्यूट की सेम है. तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो वाटर का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है चाहे वो NaCl के साथ हो या HCl के, अगर उनकी मोलैलिटी सेम है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होगा. ठीक है, अगर नेचर पे डिपेंड नहीं करता बल्कि अमाउंट पे डिपेंड करता है. तो हम इसलिए इस वजह से हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो इसी चीज़ को हम ड्राइव करेंगे थर्मोडाइनमिकली. ठीक है, इसी इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे. तो अकॉर्डिंग तो स्टार्ट करते हैं हम यही वाला ग्राफ यहाँ
यूज़ होगा। By using this graph we derive this relation according to Clausius-Clapeyron equation। तो हम Clausius-Clapeyron equation को, तो सबसे पहले आप देख लें कि यहाँ P नोट और Ts किस चीज़ को शो कर रहा है। T और Ts के मतलब तो आपको पता चल गया कि T जो है वो एक्चुअली द फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड प्योर सॉल्वेंट एंड D इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो Ts हो गया। यहाँ P जो है इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द पॉइंट B, मीन्स इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, एंड Ps इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड P नोट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सुपर कूलिंग प्योर सॉल्वेंट, जिसको हमने पॉइंट F बोला है। तो क्लोसियर-क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज़ करते हुए ln हमने लिख दिया ln P ओवर P नोट इज इक्वल टू डेल एच वी टी माइनस टी एस आर टी ओवर टी एस इंटू टी एस। यहाँ डेल एच वी क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है। हीट ऑफ वेपराइजेशन जब हमने बात की है P ओवर P नोट मीन्स के पॉइंट F एंड B इसके दरमियान के वेपर प्रेशर की, देन बात हो रही है हीट ऑफ वेपराइजेशन की। देन उसके बाद बात आ जाती है, क्योंकि ये लिक्विड सॉल्वेंट कर्व थी तो इसलिए हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात की। देन उसके बाद क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को यूज़ करते हुए ln PS मीन्स के आपने यहाँ बात की P विच इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड PS विच इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द solution, and del H is the heat of sublimation because the B and D lie on the curve of the solid solvent। तो हमने यहाँ ये वाली बात की है हीट ऑफ सब्लिमेशन की, T माइनस टी एस ओवर आर टी डी एस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट ln PS माइनस ln P नोट इज इक्वल टू माइनस, तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। देन जो हीट ऑफ सब्लिमेशन माइनस हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू द हीट ऑफ फिजन, T माइनस टी एस ओवर आर टी एस हो जाएगा। देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ln PS ओवर P नोट है और आपके पास ये चीज़ आ जाए, और ये चीज़ हमने पढ़ी है कि T माइनस टी एस जो है डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन टेम्परेचर, तो वो इक्वल होता है डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट पे डेल टी एस। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। तो अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ हमें पता है कि पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट and x1 is equal to 1 minus x2, here x2 is the mole fraction of the solute। so put this value in equation number 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम यहाँ पुट कर देंगे पी एस ओवर पी नोट की जगह और हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, इतनी स्मॉल होगी कि हम उसको यहाँ जो टर्म है ln 1 माइनस एक्स है वो नेगेटिव में होगी, माइनस एक्स की 2 हो जाएगा, एंड जो डिनोमिनेटर में टेम्परेचर है टी एस एंड टी तो वो टी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, कम होने की वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम आएगा। तो हमने दोनों ही क्वांटिटी तकरीबन एक जैसे करके हमने टी को स्क्वायर के इक्वल ले लिया, मीन्स के टी एस भी टी के इक्वल है एंड टी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर हो गया। देन इक्वेशन नंबर 4 जो है, अगर हम उसमें हम ये सारी कंडीशंस को अप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या बनेगी कि इसकी जगह जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस डेल एच एफ डेल टी एफ आर टी का स्क्वायर। दोबारा हम इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल होगा आर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द हीट ऑफ फिजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सो हमारे पास जो इक्वेशन आई उसको हमने इक्वेशन नंबर 5 नेम दे दिया, विच इज़ इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई हीट ऑफ फिजन मल्टीप्लाई बाय
mole fraction of a solute. It is the equation number 5. x2 which is the mole fraction, it is equal to the, जब हम मोल फ्रैक्शन सोल्यूट की इक्वल होगी n2/n1 प्लस n2, आपको पता है कि नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द मोल्स इन अ सोल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट के भी आ जाएंगे और सोल्यूट के भी आ जाएंगे. बिकॉज द सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, तो हम डिनोमिनेटर में से जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं उसको इग्नोर कर देंगे. इग्नोर करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएंगे. और हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है मैस इन ग्राम, मैस ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मैस ऑफ द सोल्यूट. तो n2 मीन्स W2/m2 और n1 मीन्स W1/m1. इसको रीअरेंज करोगे तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आएगी W2m1 डिवाइडेड बाय W1m2. तो इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलर फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 5 एंड वी गेट del TF इज इक्वल टू RT² डिवाइड बाय द हीट ऑफ Vn मल्टीप्लाई बाय, हमने उस वैल्यू को पुट कर दिया. पुट करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ ये जो M1 और del HF इक्वल है स्मॉल LF की. और स्मॉल LF क्या है? इट इज़ एक्चुअली द हीट ऑफ Vn पर किलोग्राम, पर ग्राम, हीट ऑफ Vn पर ग्राम LF. तो हमने इसकी जगह लिख दिया M1 del HF की जगह स्मॉल LF. आफ्टर डैट हमने इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 1000 के साथ. 1000 के साथ करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यू इस तरीके से आ गई है. del TF इज इक्वल टू KFM. अब इस KF में यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है RT² डिवाइडेड बाय RT² डिवाइड बाय 1000 LF. ये वाली जो टर्म है RT²/1000 LF, ये इक्वल है KF के, विच इज़ एक्चुअली द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट. KF is the molar freezing point depression constant and it is also called the cryoscopic constant. And on the other side 1000 W2 W1/m2 is actually the molality. Molality होती क्या है? हमें पता है कि molality is actually the mass number of the moles of the solute divided by the mass of the solvent in kilogram. Here W2/m2 is actually the mass number of the moles of the solute, which is actually the mass in gram divided by the molar mass and the mass of the solvent in kilogram. So we can call it the molarity, and that's it. The depression in freezing point is directly proportional to molarity. So we can explain it thermodynamically from this derivation that depression of the freezing point of solution is directly proportional to molality. So thank you. It is the end of the lecture. Kindly subscribe this channel.